हेलो 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 एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं एग्जाम रिवीजन सीरीज जो आपका जनवरी में एग्जाम है उससे रिलेटेड। ये हमारे पार्ट वाइज होंगे, कुछ पेपर 1 के भी चल रहे हैं, पेपर 2 के भी हो जाएंगे। इसमें ये रहेगा पॉलिटिकल साइंस में जो लास्ट एग्जाम से जून 2025 दिसंबर उसका बैक में चलते हुए उनका जो फैक्ट बचता है, इन्हें कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपका जल्दी जल्दी तैयारी रिवीजन मल्टीपल फास्ट तरीकों से, जैसे हम लोगों ने लगाया जेआरएफ एक्सप्रेस, आपको जेआरएफ जल्दी से जल्दी आपको अवेल हो सके। स्टार्ट करते हैं एग्जाम रिवीजन सीरीज से। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसपे आपको इसकी पीडीएफ अवेल करा दी जाएगी। और फाइल सेक्शन में जाके आप ओल्ड वीडियोस की भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ एक्सप्रेस हमारी ये होगी और इसमें फाइनल रिवीजन होगा विथ हाई स्पीड के साथ जितना हो सके। इसके सामने सबसे पहले आपको बुक्स होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ फैक्ट होंगे, तो आपको अपना नोट्स बनाते जाना है। जैसे कि ये पहली बुक्स आपकी पिछले एग्जाम में पूछी गई थी, जॉन मैनार्ड कीन्स की बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट बुक ये। सेकंड बुक आपकी पूछी गई थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, केट मिलेट की बुक है, ये आप याद कर लें तो फर्स्ट सेकंड। थर्ड बुक आपकी होगी, आपने देखा होगा मैक्स वेबर की जो बुक आई थी उसी से रिलेटेड थी, ठीक है। एंड आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड वाली थी, आप ध्यान रखना है इसको। उसके बाद में फोर्थ बुक है आपकी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड, जॉर्जिया एफ गेंट की है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में फिफ्थ नंबर की बुक पूछी गई थी जगदीश भगवती की टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, हाउ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट अंडरमाइन फ्री ट्रेड। जगदीश भगवती की याद रखना बुक, 5 नंबर की, ठीक है। सिक्स नंबर पूछी गई थी आपकी एक सिक्स ग्लोरियस डिपोजिट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विनायक दामोदर सावरकर की। ये बुक्स आपकी पूछी गई हैं। उसका सेवन थी ऑन रेवोल्यूशन बाई हन्ना आरेंट की थी, ठीक है। तो ऑन रिवोल्यूशन, ह्यूमन कंडीशन, दिस इज द नारायण बुक्स, ठीक है, ये बुक्स हो गई, ठीक है। अब बुक्स कुछ और देखते हैं तो आपका रिवीजन मल्टीपल फर्स्ट फास्ट टाइम रिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर आपकी पूछी गई थी जो थी चॉमस्की की बुक, चॉमस्की की 3 बुक्स पूछी गई थी और 2 अदर थी। उसमें पूछा था कि नॉम चॉमस्की ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर लिखी थी अमेरिकन पावर एंड द न्यू मैंड्रेंस, नॉम चॉमस्की क्रिटिक ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद में न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, नॉम चॉमस्की की बुक है। एनालिसिस ऑफ नाटो इंटरवेंशन के ऊपर लिखी गई किताब थी, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मियर शाइमर की बुक है। द इजराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी, जॉन मियर शाइमर एंड स्टीफन वॉल्ट की बुक है। तो आपने बुक याद की वहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 बुकें हमने आपके सामने दी। सिंटैक्टिक, अमेरिकन, न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म 3 बुक नॉम चॉमस्की की, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द इजराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बुक और देख लेते हैं, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, द रिलेटेड टू द रॉबर्ट नॉजिक। अब एक क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट नॉजिक ने एक न्यायिक अधिकार के बारे में कुछ चर्चा की थी। में न्यायिक अधिकार का सिद्धांत का समर्थन किया जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति तभी न्यायसंगत होती है जब उसे पहले से न्यायसंगत तरीके से अर्जित किया गया हो, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से न्यायसंगत तरीके से हस्तांतरित किया गया हो जिसके पास न्यायसंगत संपत्ति हो। संपत्ति का अधिकार उनके लिए तर्क का मूल सिद्धांत ही अच्छा समझने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक अपनी पुस्तक लिखते हैं अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इसके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं, उनके क्रिटिक में लिखे हैं जॉन रॉल्स की कृति है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के। लिखने का इनका तात्पर्य ये था कि उन्होंने कहा कि कर टैक्सेशन लिया जा सकता है, इन्होंने बताया कट नहीं लेना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, बट इन्होंने एक निगेटिव पर्सपेक्टिव दिया राज्य का। रीज़न कि राज्य को सिर्फ सुरक्षा करनी चाहिए, ओनली कर नहीं लेना चाहिए, जो भलाई का काम होगा वो व्यक्ति खुद ही कर लेगा, व्यक्ति इतना तरीके वाला है, समझदार है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो न्याय है ना वो किस तरीके से होगा, 3 पार्ट्स में होगा। जैसे इंटाइटलमेंट थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं कि पहले जो व्यक्ति इस चीज़ को, संपत्ति को अर्जन कर रहा है वो न्याय तरीके से की गई हो, जो उसका ट्रांसफ़र है वो भी न्याय तरीके से होना चाहिए। और तीसरा ये है कि अगर वो न्याय तरीके से अर्जित ना की गई हो तो उसको न्याय तरीके से करना ये राज्य का काम होगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद में कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एंड पॉलिसी से रिलेटेड, और उसको पूछा क्रोनोलॉजी को लगाने का। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन आया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। उसके बाद में आया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका जून 2014 में। उसके बाद 24 अप्रैल 2020 को आया था स्वामित्व, ये ध्यान रखना आपको, स्वनिधि से समृद्धि 4 जनवरी 2021 को। उसका कर्तव्य पथ का आया था 8 सितंबर 2022 को। इसको आप एक छोटे से नोट बना लेना, 2 अक्टूबर को लगभग याद ही है, नमामि गंगे याद कर लेना, स्वामित्व, स्वनिधि से समृद्धि और कर्तव्य पथ का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि ये पूछा गया था कि जो पोटा, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो आया था 2002 में, वो भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, ये ध्यान रखना।
रिलेटेड टू पोटा मोटा पूछ सकता है। 2002 सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। इसमें कहते हैं हम लोग एनडीए, ठीक है, एनडीए गठबंधन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। और इस अधिनियम को कब हटा दिया गया? 2004। इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इज इंट्रोड्यूस इन 2002 एंड द रिमूव ऑफ द 2004। ठीक है, तो याद रखना आपको। हम लोग पढ़ते हैं G20 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो G20 शिखर सम्मेलन का है, ये कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर 2023 में, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। स्थान था भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। 18वां G20 शिखर सम्मेलन था और ये पहली बार हुआ था भारत में, ठीक है। उसके बाद में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक थी इसकी अवधि। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें की आउटकम क्या थे, डिक्लेरेशन क्या थे, ये भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में। इसमें अफ्रीकन यूनियन की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया गया था। G20 ने अफ्रीकी संघ को समूह के स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर ग्रुप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसे G21 बन गया था। यह ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर आया न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन आता है। यूक्रेन संघर्ष से लेकर सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के मध्य में सर्वसम्मति सहमति बनती है। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनता है। ये ध्यान रखना आपको। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक जिसे हम लोग कहते हैं, यह गलियारा क्या करेगा? भारत को मिडिल ईस्ट से और यूरोप को जोड़कर व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से। फिर आए डीपीआई पर जोर दिया गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का प्रयास किया गया, जैसे यूपीआई आधार को ज़्यादा पॉपुलराइज करने की बात की गई। उसका बाद आता है क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी आ गया। G20 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। और वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई, ठीक, ये इसके आउटकम थे। प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो आप जानते हैं करंट प्रेसिडेंट कौन रहा है इस बार का? साउथ अफ्रीका, उसके बाद में ब्राज़ील प्रीवियस था। तो ये सारे आपके डेटा लगे हुए हैं, ठीक है। 23 इंडिया, 22 बाली, 21 रोमा, ठीक है। और इस वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं G20.org पे। नेक्स्ट आया था आपका एक आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, संविधान से आप क्वेश्चन को आर्टिकल से जरूर पूछेगा। हो सके तो आर्टिकल अच्छे से आप तैयार कर लेना, फिर भी मैंने कुछ ऐड करने की कोशिश की है। हम लोग जानते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया गया, ठीक है। उसके बाद में ये अधिकतर पूछ रहा है कारखानों में बच्चों के रोजगार और प्रतिबंध आर्टिकल 24, ये दोनों मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर 39 ये आता है जो बाद में जोड़ा गया, समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता। 43B सहकारी क्षमताओं को बढ़ावा देना, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण 50 आर्टिकल 50 में दिया गया है, ठीक है। ये था आपका 97 2011, ठीक है। उसके बाद में एक पूछा गया था मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स से क्वेश्चन। ये सर 2-3 क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। तो इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल नीड। होता क्या है, व्यक्ति मैस्लो हायरार्की क्यों दी, इसके पीछे का रीज़न था, व्यक्ति को इन स्टेजों से गुजरना पड़ता है। इसमें आप अपने आप को भी रखकर देख सकते हैं, उससे पता चलता है कि याद रहेगी आपको चीज़ें। जैसे सबसे पहले हमारा क्या रहता है बेसिक में, साइकोलॉजिकल नीड पूरी करनी होती है। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, यानी ये चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं। सेफ्टी मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट देखना, रिसोर्सेज, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी को देखते धीरे धीरे चीज़ों को एसेट्स के रूप में याद समझ सकते हैं कि हम सिक्योर होने का एक चीज़ सोचते हैं। जब सिक्योर हो जाते हैं तो हम लोग लव एंड बिलोंगिंग देखते हैं, संबंध चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पर स्टीम में जब जाते हैं हम बिल्कुल रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, स्टेटस स्टेटस देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी क्या वैल्यू है इन द सोसाइटी। रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट कैन बी। तो देखिए तो एक साइकोलॉजिकल नीड आती है, पी, सेफ्टी, लव बिलोंगिंग, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हम लोग गुजरते हैं। ये थोड़ा वीडियो फास्ट होगी क्योंकि दिस इज द रीजन ऑफ कवरिंग ऑल टॉपिक्स। तो आपका आया था एक क्वेश्चन आपका यूरोपियन कम्युनिटीज़ या यूरोपियन यूनियन समझ लीजिए, तो उसमें पूरा मैंने ऐड कर दिया कि यूरोपियन कम्युनिटी आपकी जो बनी थी वो 1981 को 10वां सदस्य बना था कौन? ग्रीस। ये ध्यान रखना आपको। ये ग्रीस से आया था। ग्रीस कब ज्वाइन हुआ? तो 10वां सदस्य था और 1981 में ज्वाइन होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो यूरोपियन कम्युनिटी थी आपकी
और यूरोपियन यूनियन का एक पूर्ववर्ती, यानी जब हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन बना तो उससे पहले क्या था, यूरोपियन कम्युनिटी था। यूरोपीयकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण था, देखते हैं तो 3 अलग अलग समुदायों से मिलकर बना है। ये कौन कौन से थे, तो मूल आधार क्या था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्ट हुआ, ये याद रखना है। यूरोप में शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रयास किया गया। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय से हम लोग कहते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, 1951 में बनता है। ये कब से स्टार्ट हुआ था, पेरिस की संधि से। इसका उद्देश्य 6 संस्थापक देशों में था, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी के कोयला और इस्पात उद्योगों को एक सुपर नेशनल नियंत्रण में लाना था, ठीक है, ताकि इन युद्ध सामग्री के मुख्य संसाधनों पर नियंत्रण से भविष्य में युद्ध की संभावना कम हो सके। यानी कि ग्रुप बनाने का प्रयास किया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। फिर आपकी होती है रोम की संधि 1957 में। 2 और समुदाय बनाए गए, तो पहला समुदाय था हमारे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। सेकेंड बनता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एक कॉमन मार्केट और सीमा शुल्क कस्टम यूनियन बना था, ताकि व्यापार बाधाओं को समाप्त किया जा सके, जिसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार से जब ट्रैवल वाले सेंगन वीजा चाहिए होता, और एक यूरो करेंसी का प्रचार जब बाद में हुआ उसके बाद में, ठीक है। फिर यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय बना, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई गई, यूरेटम। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहयोगों को बढ़ावा देना था, ठीक है। फिर आपका यूरोपियन कम्युनिटी का उदय होने लगा 1967 में। 1967 में विलय संधि होती, मर्जर ट्रीटी होने के बाद ईसीएस इकोनॉमिक कोल एंड वाला था, उसके बाद ईईसी उसका बाद इरेटम, ये कार्यकारी निकाय एक हो गए, इसे कहा गया यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है। फिर ईयू में परिवर्तन कब हुआ, 1993 में। इसे हम लोग कहते हैं मॉस्ट्रिस की संधि, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो मॉस्ट्रिस की संधि से बनता है, ईसी को यूरोपीय खंड के सबसे पहले स्तंभ के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक है। इस संधि ने आर्थिक सहयोग के साथ साथ एक साझा विदेशी सुरक्षा नीति, आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक सहयोग जैसे राजनीतिक आयामों को भी जोड़ा। ईसी जो आपका था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर दिया गया यूरोपीय समुदाय कर दिया गया, ठीक है। जो तीन तीन संरचना थी उनका आर्थिक आधार एक बना, यूरोपीय समुदाय, ठीक है। तो आपने देखा यूरोपियन यूनियन का मॉस्ट्रिस संधि का। मैन आप डेटा नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अवेल करा दूंगा। नेक्स्ट आपका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चीफ जस्टिस इंडिया से ये पूछा गया था, दैट्स अ टेन्योर उनका पूछा गया था। तो पहला था हीरालाल जे कानिया, जो फर्स्ट बने थे एच जे कानिया, उनका ईयर था 1950 से 51। एम पतंजलि शास्त्री थे 1951 से 54। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 1959 से 64। के सुब्बा राव दिस इज द 66 67 एंड द एम हिदायतुल्ला 68 से 70। इस आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी जाके, क्योंकि बहुत सारे हैं करंटली भी, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें करंट में कौन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो आप बताएंगे। तब तक ये आपको मैंने वेबसाइट बता दी, supremecourindia.gov.in, ठीक है। क्योंकि आपको उनका आधा डेटा भी मिलने को, एक बार देखेंगे आप गो थ्रू हो जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको रेडी रहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा था, इसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के जज। एक हाई कोर्ट का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है कि हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष कौन कौन से ईयर में हुई थी। तो इलाहाबाद हुआ था 1866 में, आंध्र प्रदेश आपका हुआ था 1954 में, बॉम्बे आपका 1862 एंड द पटना आपका 1916। इसलिए मैंने एक लिस्ट ऐड कर दी है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं। देखिए कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, तीन तो याद कर लीजिएगा 1862। बट हो सकता है कि अगला क्वेश्चन क्या बने, इनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या क्या है एंड द सीट, ठीक है। इनकी सीट्स कहाँ कहाँ लगती हैं, जैसे कि इलाहाबाद की सीट एक तो इलाहाबाद तो है ही, पर बेंच एट लखनऊ बैठती है, इलाहाबाद की याद कर लीजिए। फिर कर्नाटका आपका हो जाएगा 884 में, उसका पटना 1960, जम्मू कश्मीर का 1928 का है, पंजाब एंड हरियाणा का 1947, गुवाहाटी उड़ीसा और राजस्थान और मध्य प्रदेश का पूछा जा चुका है। राजस्थान था 1949, मध्य प्रदेश 1956, इनकी बेंच याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर रहती है, बेंच जयपुर लगती है राजस्थान की, ठीक है। केरला 1958, गुजरात 1960, दिल्ली 1966, हिमाचल प्रदेश 1966, सिक्किम 1975, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एक साथ में, त्रिपुरा 2013, मणिपुर और मेघालय के तीन साथ 2013 में, आंध्रा 2019 और तेलंगाना 2019 का, ठीक है। ये डेटा आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया था पंडिता रमाबाई से, राष्ट्र क्वेश्चन सुन। पंडिता रमाबाई 1920 शताब्दी के असाधारण समाज सुधारक, विदुषी और भारतीय महिलाओं में अधिकारों शिक्षा की अगड़ी समर्थक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन, देखिए ऐसा देखिए वो महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक बार याद रख लीजिए। उन्होंने बाल विवाह,
निराश्रित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना समर्पित जीवन कर दिया। वो संस्कृत की एक विदुषी थी, ठीक है। शास्त्रीय ग्रंथों तक पहुँच से वंचित रखा जाता था, तब वो पढ़ी। उसके बाद पंडिता और सरस्वती की उपाधियाँ मिली तो 1878 में, ये ध्यान रखना डेट को, 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों ने संस्कृत पर उनका गहन ज्ञान और सार्वजनिक व्याख्यान की क्षमता के सम्मान में उन्हें पंडिता की और सरस्वती ज्ञान की देवी की उपाधियों सम्मानित किया। वह भारत की पहली महिला थी जिन्हें प्रतिष्ठित उपाधियां प्राप्त हुई थी, ठीक है। ये पूछा जाता है कि आर्य महिला समाज किसने बनाया, तो आर्य महिला समाज 1882 में। होता ये था कि मतलब सीन क्या था, पुराने टाइम में विधवाओं को पढ़ने का या फिर महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं मिल पाता था। तो बहुत सारे हमारे पुराने विचारक रहे या फिर हमारे समाज सुधारक रहे जिन्होंने बहुत इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे इसमें से एक पंडित रमाबाई भी थी। हुआ कि एक पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज नोबल वुमेन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। इन्होंने एक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में उन्होंने चर्चा लिखी है 87 में, कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की उत्पीड़न, विशेष उसे बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति पर एक तीखा और अंदरूनी हमला था। इस बुक में लिखा ये, जो हाई कास्ट में जो हिंदू वुमेन्स हैं, ऐसे लाइक किसी कास्ट में नहीं था उस समय के हिसाब से देख लीजिए, तो उनके जो बाल विधवा हो गई उनका क्या सीन चल रहा है या फिर मतलब उनके अंदर कितनी प्रॉब्लमें हैं वो कोई नहीं देख रहा, तो उसके खिलाफ इन्होंने एक बुक लिखी। उन्होंने शारदा सदन भी बनाया 1889 में। यह संसद से पहले बम्बई में स्थापित की गई थी। यह उच्च जाति की बाल विधवाओं के लिए एक गैर सांप्रदायिक आवासीय विद्यालय था। इनसे उन्होंने शिक्षा कौशल प्रदान की ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। एक आता है फिर उनका मुक्ति मिशन, तो हम लोगों ने देखा आर्य महिला समाज, शारदा सदन और मुक्ति मिशन। 1890 के दशक में गंभीर अकाल और प्लेग के बाद रमाबाई ने पुणे के पास केड गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। उन्होंने बैलगाड़ियों काफिलों के साथ गांव का दौरा किया और हजारों निराश्रित महिलाओं, अनाथों और विधवाओं को बचाया। उसमें छपाई बढ़ेगी और खेती मतलब स्किल्स के बारे में उन्होंने प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि एक सीक्वेंस दिया था क्रोनोलॉजिकल में, वो आपको बताना था कि कौन कौन से उसमें सब थे स्टेट में। तो पहला था कि राजा जाहिर शाह ने दशकों तक अफगानिस्तान पर शासन किया, तो ये सही था कि 1933 से लेकर 1973 तक मोहम्मद जाहिर शाह। अभी पूछ सकता है कि अंतिम राजा के रूप में कौन रहा, तो लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। इस अवधि को अफगानिस्तान के इतिहास में अपेक्षाकृत शांत और स्थिर माना जाता है। राजा जाहिर शाह के मुल्ला मोहम्मद उमर पहले तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से फ्रेमिंग हो सकती है कि 1996 में कौन आया या तालिबान के बारे में पूछ सकता है, तो दैट्स मुल्ला मोहम्मद उमर, ठीक है। अब सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है, ठीक, मानसरोवर झील। और ये अफगानिस्तान से नहीं निकलती है। काबुल नदी यहाँ से निकलती। क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान से नहीं है, काबुल नदी जैसी इसकी प्रमुख नदी है अफगानिस्तान से, ठीक। इराक अफगानिस्तान का स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। इराक अफगानिस्तान के साथ सीधे कोई नहीं साझा करता। अफगानिस्तान की सीमाएं किससे लगती हैं? ईरान से लगती हैं, पाकिस्तान के साथ लगती हैं, चीन के साथ लगती हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ईरान, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट था कि सोवियत संघ ने जो 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिससे सोवियत अफगान युद्ध के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी से, मान लीजिए किसी से, उसमें पूछा था कि हमारी उद्देशिका के बारे में, तो आप याद रखना उद्देशिका को थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वही प्रियम्बल में होता है क्या कि कुछ डेटा लिखा हुआ जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग, भारत कितनी बार आया ये भी पूछ सकते हैं, नागरिक के बारे में दिया है कि नहीं दिया ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति, ये पूछा गया था न्याय कितने प्रकार का है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में न्याय 3 प्रकार का, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबर्टी किसकी होनी चाहिए? विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, यानी 5 टाइप्स की। समता कितने की? प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज तारीख है कि नहीं, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। देखिए न्याय कितने प्रकार का? 3। स्वतंत्रता 1 2 3 4 5, ठीक है।
समता दो प्रकार की, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है साइमन दी को हम लोग पढ़ते हैं द रेडिकल फेमिनिज्म में। इनके कोट्स याद कर लीजिए, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल, द सेकंड सेक्स 1949 बुक लिखी, ये पूछी गई है बुक आपकी दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970, ठीक है। उसके बाद में उग्र नारीवाद को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। उग्र नारीवाद क्या कहता है, इसको थोड़ा सिंपल समझिए कि पुरुषों के, जैसे उदार नारीवाद को हम लोग समझते हैं बराबर की बात करते हैं, ये बराबरी की नहीं, ये कहते हैं पुरुषों को बाइकआउट करो, इनको हटाओ, हम खुद ही में इतना सक्षम है कि ये हम कर सकते हैं। जैसे कि निजी जीवन में समानता के समर्थक हैं, नैतिक, वैधानिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। नारीवादी ने पितृसत्तात्मक सत्ता का तो विरोध किया ही किया। पितृसत्तात्मक सत्ता का प्राय होता है सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है, जबकि निजी और घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया जाता है। महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन हो जाती हैं, ये एक संकट इन्होंने देखा महिलाओं के सामने ना होने की, जिसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ नो नेम की समस्या बहुत ज़्यादा है। पहचान का संकट होता है, आइडेंटिटी ऑफ क्राइसिस हो जाती है। और जो घरेलू श्रम होता है जो हाउस वाइफ्स का, उनका कोई मूल्य नहीं है। जो हमारा सेक्स की एक जैविक संकल्पना है, मतलब कह सकते हैं कि मेल या फीमेल होगा, दैट्स अ बाई नेचुरल बर्थ पे है। और हम लोग जेंडर की सांस्कृतिक संकल्पना बना देते हैं कि लड़कियां ये कपड़े पहनेंगे, बड़े बाल रखना है। जो निर्धारण होता है वो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऐसा रेडिकल फेमिनिज्म का मानना है। एक और क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए, दो आपके ऐसे रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ठीक है। दो ऐसे राष्ट्रपति। अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैचुरी बॉडी है, पहले आपको याद रखना है। संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई। यह महिलाओं के हितों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। इस डेट को आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछता है कि स्टैचुरी बॉडी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, एक्ट के द्वारा कौन सी बॉडी है। ये स्थापना होती है 31 जनवरी 1992। प्रकार बता दिया आपको, उद्देश्य क्या था, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा और मूल्यांकन करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों की जांच करना, ये था। उसके बाद में जो एनसीडब्ल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कंपोजिशन कैसा होता है, टोटल 7 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित। पहला, एक चेयरपर्सन होगा, 5 सदस्य होंगे, जिसमें कौन कौन से होंगे ये देख लीजिए। ये तो लिखा ही, क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा हो तथा जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियन, प्रबंधन, महिला स्वैच्छिक संगठन जैसे एनजीओ हम लोग कह सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड एनजीओ, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों का अनुभव हो। इन 5 सदस्यों में कम से कम एक एससी जाति का, कम से कम एक एसटी जाति सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो यानी कि ये हो गया फर्स्ट, ये 5 मेंबर हो गए, ठीक है। और मेंबर सेक्रेटरी, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। सदस्य सचिव को प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना और समाज साहित्य आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, या वैसे की सिविल सेवा जिसे हम लोग कहते हैं पीसीएस लेवल की, या फिर आईएएस पीसीएस, जो भी मान लीजिए सदस्य का अधिकारी होना चाहिए जिसके पास समुचित अनुभव हो। टर्म ऑफ ऑफिस का हमें पता है कि ये लगभग 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्टेड कब किया गया, 1979। यूनाइटेड नेशन जर्मन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज अडॉप्टेड बाय 1979। नेक्स्ट था डेनिस निकट, जो थे आपके थिंकर, उन्होंने प्रपोज किया था 4 मैनेजमेंट सिस्टम और लीडरशिप सिस्टम नोन एज लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। 1 to 4 दिए थे। आपको देखना है कि इस सिस्टम में थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है कि जैसे एक्सप्लोटेटिव होगा, अथॉरिटेटिव, बेनोवलेंट, अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव सबसे एंड में आएगा, ठीक है। एक्सप्लोटेशन होगा, फिर थोड़ा अच्छा होगा, फिर कंसल्टेटिव हो सकता है आपके साथ, फिर पार्टिसिपेटिव मतलब डेमोक्रेसी। अब देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है एक्सप्लोटेटिव वाले में, क्योंकि आपसे बिल्कुल काम करा रहा है, आपसे कोई सलाह नहीं ले रहा। आपसे कम काम से मतलब यहाँ पे आपसे यहाँ पे बातचीत करके कह सकते हैं कि मत के जरिए, जैसे आपसे पूछा गया कि ये काम हो सकता है नहीं हो सकता है, इस तरीके से टीम बनानी है, ये कंपनी में आप सोच सकते हैं। बट एक्सप्लोटेटिव में वो सीधा काम देगा, आपसे काम कराएगा, दैट्स इट।
और मैच्योरिटी मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया है? क्रिस आर ग्रेस ने दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है आपको। मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट क्रिस आर ग्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट था आपका ड्वाइट, कुछ बुक्स थी, मैंने बताया था बुक्स उसमें भी आपके सामने आई थी, बुक्स फिर आ रही हैं आपके सामने। ड्वाइट वाल्डो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर ड्रकर की बुक का है मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, टर्नेस लेकर्ट की द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट फ्रेडरिक हैजरबर्ग के द मोटिवेशन टू वर्क। ये बुक्स आपको याद करनी है। तो अगर आप टेलीग्राम के साथ नहीं ज्वाइन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अवेल करा दी जाएंगी। हमारी कुछ सीरीज़ भी चली थी इससे पहले, 20 पार्ट हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन आंसर्स के, वो आप देख सकते हैं। पेपर 1 के भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एनालिसिस पार्ट पड़े हुए हैं सारे वीडियोस के, तो आप वहाँ जाके भी वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सार्क था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं सार्क। ये आया था आपके 8 दिसंबर 1985 को। हेड क्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का है। मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे इसमें 2-3 पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड फॉर्मेशन, थर्ड आपका हेड क्वार्टर, दैट्स इट क्रोनोलॉजिकल में, या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ दे, ये इसका मोटो पूछ दे, तो दैट्स आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि किसी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेंबर कंट्रीज आप याद कर लीजिए 8 हैं, एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज भी इसकी हैं। अफगानिस्तान, देखिए ये ज्वाइंट 2007 में हुआ था, इससे पहले आपके पास बांग्लादेश था, भूटान था, इंडिया था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था। अफगानिस्तान 2017 में ज्वाइन, 2007 में ज्वाइन हुआ। ऑब्जर्वर था ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है फ्रेमिंग, जैसे द ऑब्जर्वर कंट्री आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में देगा, और मेंबर कंट्री तो कोई एक पूछेगा, या पूछेगा इसमें से कौन सी नहीं है। ये पूछ सकता है लास्ट में कौन सा ज्वाइन हुआ मेंबर कंट्री, तो आपको बताना है। साफ्टा हम लोग पढ़ते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो बनाया गया था, ये साइन होता है 2004 में, इफेक्टिव होता है 2006 में। ऑब्जेक्टिव था रेड्यूस टैरिफ्स एंड प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर स्टेट। हुआ ये था कि जब सार्क अपने एक इस समय पर था, तो उसने ये ट्राई किया कि हम लोग फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं अपने आसपास के सभी देशों के साथ में जो मेंबर कंट्रीज हैं। तो उसके लिए 2004 में साइन हुआ, 2006 में लागू हुआ। ट्राई किया गया प्रॉस्पेरिटी के साथ में, बट अब इतना इफेक्टिवफुल नहीं है करंटली, ऐसा कह सकते हैं, बट ट्राई द बेस्ट उन्होंने किया। सार्क डेवलपमेंट फंड बनाया गया 2010 में, फाइनेंसिंग रीजनल प्रोजेक्ट्स इन सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सेक्टर के लिए, ठीक है, याद रखना आपको। स्पेशलाइज्ड बॉडी आपको याद रखनी है, जैसे डेवलपमेंट फंड भूटान, एग्रीकल्चर सेंटर बांग्लादेश, डॉक्यूमेंटेशन इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, एनर्जी सेंटर पाकिस्तान, नेपाल, और जैसे हम लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी जो बनी वो आपके दिल्ली में है, इंडिया के अंदर है। तो इतने सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं द रिलेटेड ऑफ द सार्क। और आपको करंटली में कमेंट सेक्शन बताना है कि इस समय सार्क के महासचिव कौन है और पहले महासचिव कौन थे। इससे आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको याद कितना देखते हैं, क्योंकि ये आपको पूछा कि मैंने इसलिए स्लाइड में ऐड नहीं किया, आप देखते हैं कितना आप रिवीजन करते हैं चीज़ों को लेकर। फिर आपसे पूछा गया था कि रेवोल्यूशंस की डेट्स मैच द फॉलोइंग था, बट मैंने उसको ईजिली करके आपके टाइपिंग करके आपको दे दिया कि आप इसे नोट्स कर लें। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 से 1783, रशियन रेवोल्यूशन हम लोग जानते हैं 1970 द रिलेटेड फॉर द लेनिन, क्यूबा रेवोल्यूशन 1953 से 59 के मध्य होता है, इसका सरकार वहाँ कौन सी बनती है, साम्यवादी की। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होता है 1962 में, ये भी आपको याद रखना है। निकारागुआ रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन किर्गिस्तान का 2005 में। तो आपका अमेरिकन, रशियन, क्यूबा, निकारागुआ एंड द ट्यूलिप रेवोल्यूशन किर्गिस्तान का, ये आपको याद रखने हैं। फिर आपको याद करना है सिटीजनशिप, कुछ एक्ट कोड थे उनका ईयर, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस डेट पे ना जाइएगा, ये तो क्रोनोलॉजिकल वे में था, बट आप ऐसा लिख लीजिए सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, एम्बलम एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005, एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है कि समझाने का प्रयास कम, लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन का पॉइंट ज़्यादा रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लास्ट फ्यू एग्जाम्स, यूएन सेक्रेटरी, उससे पूछता है, डेट पूछ देता है, देश का नाम पूछ सकता है, उनके वर्क कौन कौन से रहे। देखिए ईयर के तो उन्होंने लगभग पूछ ही लिए 3 लगातार, ट्रैक वैली का पूछ लिया, डैग हैमरशॉल्ड का, यूथांड एंड कोर्टवाल्डेम का,
याद कर लीजिए, नॉर्वे से थे पहले वाले, दूसरा स्वीडन से थे, वर्मा, म्यांमार, ऑस्ट्रिया। मैंने आपके सामने स्क्रीन दे दी, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और आप पढ़ भी सकते हैं इजीली, क्योंकि वहाँ और चीज़ें मैं आपको बता सकूँ इस वीडियो में। और टोटल 9 है इसमें करंटली तक। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यह थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मैंने पिछली वीडियो में, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, एनालिसिस पार्ट मैंने काफ़ी डिस्क्राइब कर दिया। आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें बता दूँ जो पूछने वाली चीज़ें होंगी दोबारा। देखिए, एक बार पूछा था, यूथ हंट का पूछा था कि ईयर अपॉइंटमेंट का, डैग हैमरशोल्ड का पूछ सके 1953 रहा है। आई थिंक आपको बताना था कि हाँ, मरणोपरांत नोबल शांति पुरस्कार पाने वाले रहे डैग हैमरशोल्ड। नोबेल पुरस्कार एक लोगों को और मिला है 2001 का, वो कोफी अन्नान को मिला है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, 2 लोगों को मिला है। एजेंडा फॉर पीस किसके शासनकाल में पूछ सकता है, या किसके द्वारा दिया गया, बुतरस बुतरस घाली के द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखना आपको है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानवाधिकार परिषद किसने बनाई, कोफी अन्नान ने बनाई, ठीक, ये याद रखने सी वाली बात। इसमें कौन से हैं, एंटोनियो गुटरेस हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या क्या रहे देखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज में रहे हैं, सोशल इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। तो 9 महासचिव आपको याद होने चाहिए। ये स्क्रीन आपके सामने पॉज कर लीजिए, मैं रोक दे रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट कर लीजिएगा इसको, बेस्ट ओवर रहेगा, अपने रिवीजन आप खुद कर लें इस चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसमें चुटकियों में आपको याद करने चाहिए इसमें। जैसे आशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है जो 1967 में बनता है। एपेक जिसे हम लोग कहते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इज द 1989। मर्कोसुर जो साउथर्न कॉमन मार्केट है, साउथ अमेरिका, हम लोग नॉर्थ अमेरिका ऊपर देखते हैं, साउथ अमेरिका नीचे, ये 1991 में बना मार्केट। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 1994। एंड एफटीए इसे कहते हैं, फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिकन, 1994 में। आशियान 1967। उसके बाद में इसमें हम लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर, आई थिंक ऐसी कोई डेट है, 1967 याद रखिएगा। एपेक याद कर लीजिए 1989, मार्कोशोर 1991। इनके आप याद कर लीजिए, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अब ये पूछ सकता है कि साउथ अमेरिका से कौन सा रिलेटेड है, तो मार्कोशोर। एंड द नाफ्टा इज रिलेटेड फॉर नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई थी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट उसके जो की टर्म थे, जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके दोबारा भी बन सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा संविधान भी काफ़ी प्रेरित रहा है। तो संघीय व्यवस्था वहाँ से जैसे ली गई। तो फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं 35 में। भारत में जो फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रस्ताव इसी में दिया गया था, जिसमें प्रोविंसों और प्रिंसली स्टेट को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, यह संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी, ये ध्यान रखना आपको है। बट हम लोगों ने प्रेरित होकर ये मान कर लिए कि आधा काफ़ी पार्ट हमारा संविधान का प्रेरित रहा है इस बात से। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यानी 1919 में जो हमें पता है कि द्वैत शासन प्रणाली को केंद्र से हटाकर प्रांतों में समाप्त हुआ गया था, कि 1990 में भी कुछ मतलब आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था। तो प्रांतों को हम लोगों ने ऑटोनोमस गवर्नमेंट का दर्जा दिया। प्रांतीय परिषदें यानी विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी बनी, और यह सुधार भारतीय स्वशासन की दिशा में बड़ा कदम था इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर हुआ डायरकी एट द सेंटर में लागू की गई, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई, यानी हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हुआ ये था कि उसमें दोनों जगह थी, मतलब ऐसा कहने का मतलब सेंट्रल में भी 2 विषय और प्रोविंस में भी 2 विषय थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्वेस्ट टाइप का हो गया था कि किसकी बात माने किसकी नहीं। दैट्स द रिजर्व अब ऊपर हो गए, यानी सेंट्रल में पहुंच गए रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट, ऑटोनोमस बना दिया प्रोविंसेस को। ये प्रणाली कभी लागू नहीं हुई है अभी। फिर आता है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो 1937 में स्थापित हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। सुप्रीम कोर्ट बहुत बाद में बना गया, ठीक है, बट उससे पहले यही थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस बने, ये ध्यान रखना आपको है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था। सिंध, उड़ीसा और बर्मा। सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 से प्रभावी है जो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, 1937 में। अभी पूछ सकता है किस भारत शासन अधिनियम से, दैट्स 1935। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया, एंड उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। विधायिकाओं का विस्तार किया गया, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर हो गया। केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र की लेजिस्लेचर द्विसदनी बाईकैमरल थी, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में। उसके बाद मताधिकार का फ्रेंचाइज एक्सपेंशन हुआ, कुछ मताधिकार बढ़ाया गया। लगभग 10% भारतीय वयस्क आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, परंतु यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, कुछ लोगों को बढ़ा दिया गया था। तो आपने बहुत सारे पॉइंट देखे, जैसे कि पहला था हमारा
ये वाला रहेगा थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर भी, फेडरल प्रोविंस एंड कनकरेंट लिस्ट भी लागू की गई, ठीक है। तो हम लोग देखें संघीय व्यवस्था के लिए आया था प्रोविंस ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, फेडरल कोड, creation of new provinces, expansion of legislature, franchise expansion and the threefold division of power का प्रयास किया गया, ठीक है, 1935 के एक्ट से। तो साथ कुछ बुक्स फिर आपके सामने, दिस इज द बुक ऑफ वुडरो विल्सन, फ्रेडरिक टेलर, लूथर गुलिक एंड अब्राहम मैस्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। तो वुडरो विल्सन की इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस, फ्रेडरिक टेलर की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का हो गया, एंड थिंक आप आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स हो गए आपकी बुक्स। लूथर गुलिक का हो जाएगा स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका हो जाएगा अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड, ये पूछा क्या था कि लाहौर पाकिस्तान में इन फरवरी 1999 में गए थे लाहौर डिक्लेरेशन के लिए, विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। तो जो ये पूछा गया था कि कब गए थे, तो लाहौर पाकिस्तान का दौरा कहते हैं 1999 में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ में इस वीडियो का एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो रखी गई जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, और जितने ज़्यादा नोट्स आप स्वयं बना सकें इस शॉर्ट नोट के, फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने तो इसे शॉर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, बट आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं अपने हाथ से लेकर। तो आपको रिवीजन में फ़ायदा मिलेगा और लास्ट एग्जाम में आप बिल्कुल जेआरएफ को बिल्कुल क्रॉस करके आएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द जेआरएफ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट।